हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं सेट 51। आप अभी तक हम 50 सेट कर चुके हैं। हिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, पॉलिटी हम पूरा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स में कुछ इंटरनेशनल न्यूज के क्वेश्चंस। पिछले एक साल के जो इंटरनेशनल न्यूज के करंट अफेयर्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स में कवर करूंगा, 1000 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस योजना जैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सोर्सेज होंगे। जिस तरह से यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, इन क्वेश्चंस को हम उसी फॉर्मेट में तैयार करेंगे। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 521 की। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। कौन सी सबसे एक्सपेंसिव इसमें से सिटी है? नंबर 1 न्यूयॉर्क, नंबर 2 इज लंदन, तेल अवीव एंड मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? ये भी एक सर्वे आया था वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में। उसमें कहा गया कि तेल अवीव जो है वो सबसे कॉस्टलीस्ट है। ये इसराइल की कैपिटल है। तो वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट ये कहती है कि तेल अवीव जो है वो कॉस्टलीस्ट, ये एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए। ये रिपोर्ट कौन लेके आता है? ये रिपोर्ट लेके आती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट की AIU है। ये कंपेयर करती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है अलग अलग सिटीज में। इंडाइसिस कंपेयर करती है अलग सिटीज के। इंडेक्स जो है वो बेंचमार्क किए जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी के प्राइसेस के अकॉर्डिंग। मतलब कहा जाता है कि अगर न्यूयॉर्क में एक कॉफी लेटस से 100 रुपीज की मिलती है, तो फिर उसके कंपैरिजन में अगर तेल अवीव में 150 की है तो फिर वो तेल अवीव महंगा है। और ये बेसिकली उन करेंसीज को देखता है जो स्ट्रॉन्गर है डॉलर के अगेंस्ट और जहां पे रैंकिंग ऊपर आएगी। तो इंडेक्स इस तरह से लेके आता है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो बेस मार्किंग है, जो बेस सिटी है, वो न्यूयॉर्क गिना जाता है। तो जिनकी भी करेंसी स्ट्रॉन्गर हो जाती है यूएस के कंपैरिजन, वो यूजुअली आप देखेंगे कि रैंकिंग में ऊपर चली जाएंगी। ये बात बहुत बट ऑब्वियस है क्योंकि डॉलर के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर किया जाता है। चलते हैं 522 की तरफ। पेनिक्स 21 इज एन एक्सरसाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज? पेनिक्स 21 किसकी है? G20, क्वाड, आसियान, बिम्स्टेक। आपको याद होगा पेनिक्स 21 बिम्स्टेक से एसोसिएटेड है। कैसे, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कर्टन रेजर इवेंट हुआ था पेनिक्स 21 का। यहाँ पे मेंबर नेशंस यानी बिम्स्टेक के जो मेंबर नेशंस हैं, इन लोगों ने इसको किया था। ये है क्या पेनिक्स 21? ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनका काम था कि सब्जेक्ट मैटर पे बात करना, यानी डिजास्टर रेजिलिएंट या डिजास्टर रिलीफ पे बात करना। डेलीगेट जो थे वो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड से थे। और आइडिया बस यही था कि कोई भी डिजास्टर हो, नेचुरल डिजास्टर हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कंट्रीज जो हैं आसपास हैं और ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर प्रोन है किसी भी तरह, क्योंकि ट्रॉपिक के पास हैं, सी शोर्स हैं। तो यहाँ पे आपको डिजास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखेंगे। नेपाल को हम देखें तो नेपाल के केस में अर्थक्वेक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से एक जॉइंट प्लान होना चाहिए, एक रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, जो हमने पेनिक्स 21 के थ्रू बिल्ड किया। चलते हैं 523 पे। साइंटिस्ट और आर्टिस्ट ने अनाउंस किया कि वो एक अर्थ का ब्लैक बॉक्स बनाएंगे या ब्लैक बॉक्स बनाएंगे। अब क्या है एग्जैक्टली इसमें? ये अकाउंटेबल होगा या फिर ये वर्ल्ड के जो भी एक्शंस हैं उन सबको अकाउंट करेगा। बात यह है कि ये ब्लैक बॉक्स कहाँ बनाने के लिए अनाउंस किया गया है। रीयूनियन आइलैंड, तस्मानिया आइलैंड, कोको आइलैंड, हवाई आइलैंड। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है तस्मानिया आइलैंड। वहां पे तस्मानिया सी भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो एक ब्लैक बॉक्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इस ब्लैक बॉक्स में सारे एक्शंस का डेटा रहेगा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे देखी जाएगी कि वर्ल्ड के एक्शन से प्लैनेट कैसा होता जा रहा है। ये जैसा मैंने बोला तस्मानिया में क्रिएट किया जा रहा है। ये एक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड है साउथ कोस्ट पे। ये 3 इंच थिक स्टील से बनेगा, सोलर पैनल से कवर किया जाएगा। ये प्लेन के फाइटर रिकॉर्डर की तरह ही यहाँ पे काम करेगा और रिकॉर्ड करेगा सारे के सारे डे टू डे के एक्शंस। यहाँ पे स्टोरेज ड्राइव्स लगाई गई हैं और जो लगभग 30 से 50 साल तक डेटा को अपने अंदर स्टोर रखेंगे। कोई फेच करना चाहता है तो वो देख सकता है। अभी ब्लैक बॉक्स जो है वो सिटी बस के साइज का है। यहाँ पे स्टोरेज ड्राइव्स हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कन्वर्सेशंस, जो भी मतलब क्लाइमेट चेंज से कन्वर्सेशंस हो रही है वर्ल्ड ओवर, मतलब एक कह सकते हैं कि एक तरह से एक बहुत बड़ा सेट ऑफ डेटा हम बनाने जा रहे हैं। वो डेटा जो है सेल्फ फेच करेगा चीज़ों को। अब कहीं पे क्लाइमेट चेंज पे कोई न्यूज़ पब्लिश हुई है, कहीं पे क्लाइमेट चेंज पे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या उसके डिसीजंस रहे, क्या उसके आउटकम्स रहे, ये सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर करेगा। मतलब कहा जा रहा है कि जब हो सकता है अर्थ खत्म हो जाए, जब यहाँ ये प्लैनेट चला जाए, तो 30 से 40 साल तक ये बचे रह सकती हैं इसमें जो डेटा है। कोई अगर बाद में इस डेटा को फेच करना चाहे तो शायद कर सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया
ये एरिया जो है ये तस्मानियन है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा आइलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसका पूरा शेप है, इस तरह का एक ब्लैक बॉक्स जो है वो डिजाइन किया जा रहा है। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स न्यूज में थी, क्या एग्जैक्टली इसके स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक डील है यूएई, बहरीन और इसराइल के बीच में, जिससे कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बेटर हो। काफी न्यूज में थी, याद होगा आपको, लास्ट ईयर के एंड में, लगभग अक्टूबर नवंबर में। डील जो है वो ब्रोकर की गई है यूएसए द्वारा 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए दोनों ही बातें ठीक है। ये 2020 में डील ब्रोकर हुई थी, 2021 में इसकी चर्चा चलती रही। जैसे कि आप देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इसराइल और यूएस की जो नेवल फोर्सेस है, उनका जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन किया है रेड सी में। अब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे नेवल एक्सरसाइज हो रही है। कंट्री टू कंट्री पार्टिसिपेशन या कंट्री टू कंट्री जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ाया जा रहा है। यूएस, इसराइल और ये जो दो गल्फ कंट्रीज हैं, ये मिलकर इस नेवल एक्सरसाइज को चला रही है। जैसा कि हमें पता है यूएई और बहरीन के रिश्ते काफी समय खराब रहे, अब वो नॉर्मलाइज किए गए हैं अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा। इस अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा जो रिश्ते नॉर्मल हुए हैं वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरह से टाइज को नॉर्मलाइज किया गया है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि इस अकॉर्ड से जो ईरान के थ्रू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उस रीजन में, उसको यहाँ पे हम कर्टेल कर पाएंगे या फिर उसको बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 525। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आपको बात करनी है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैंडेट है कि सोलर ग्रोथ को हम यहाँ पे मेंटेन रखें। ये एक नोडल एजेंसी है जो वन सन वन वर्ड को इंप्लीमेंट कर रही है, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड को। और रिसेंटली यूएस इससे बाहर चला गया। आपको याद होगा, ऐसे जो है जब से आया है 2016 से बार बार न्यूज में रहता है। इस बार फिर से न्यूज में, क्योंकि यूएस से बाहर नहीं गया, यूएसए जो है 101st मेंबर स्टेट बन गया है इसका। तो थर्ड रॉन्ग है, अगर आपको पता है थर्ड रॉन्ग है तो आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यूएसए जो है 101st मेंबर बन गया है। आईएसए क्या एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है। इसका ग्लोबल मैंडेट क्या है कि सोलर ग्रोथ को आप कैटलाइज करो, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी को कम करो। मतलब आप देखेंगे कि जो सोलर सेल्स है वो काफी महंगे हैं, तो उनके कॉस्ट को कम करने की बात की जा रही है। ये एक नोडल एजेंसी है जो वन सन वन वर्ड वन ग्रिड को फॉलो करेगी। मतलब इस तरह से आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड ओवर जो क्राइसिस है इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की, वो पूरी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है लो कॉस्ट पे, और ये जो मटेरियल है सोलर पावर का, इसका कॉस्टिंग जो है कम की जाएगी। साथ ही साथ ये सोलर पावर एक जगह जनरेट होके दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी। इससे क्या होगा, बाकी जगह की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स भी पूरी होंगी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव या गुरुग्राम इंडिया में है। अब 526 की बात करते हैं। रिसेंटली एक आइडल आया, एक एंशिएंट आइडल था गॉडेस अन्नपूर्णा जी का। अब इसको हम वापस लेके आए कौन सी कंट्री से, और क्या एग्जैक्टली इसका महत्व है। देखिए हम इसको लेके आए थे कनाडा से। एक सेंचुरी भर से वहां पे पड़ा हुआ था, कहा जाता है चोरी हो गया था और फिर वहां चला गया था। आइडल जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसीव किया। ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन काशी विश्वनाथ टेम्पल में लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऐसा था कि थेफ्ट था, इसका थेफ्ट हुआ था, थेफ्ट होके एक सेंचुरी पहले वहां चला गया था। अब हमारे इंडिया के एफर्ट से वापस आया और इसको एएसआई के थ्रू हम काशी विश्वनाथ टेम्पल में लगा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये आइडल है जो वापस आया। Which of the following countries has formed a constitution convention to write a new constitution to tackle climate and ecological emergency? कौन सी ऐसी कंट्री है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बना पाए, यानी जिससे क्लाइमेट चेंज जो है कॉन्स्टिट्यूशनली एड्रेस किया जा सके। नीदरलैंड्स, पेरू, चिली, स्वीडन। बहुत सिंपल है। चिली जो है वो आजकल अपनी लिथियम बेस्ड माइनिंग के लिए जानी जा रही है। अब चिली को लगता है कि अगर इस तरह से लिथियम माइनिंग यहाँ पे होती रही और इसका रेगुलेशन नहीं हुआ तो माइनिंग के जो बेनिफिट्स है एक तो वो इंडिजिनियस लोगों पे नहीं पहुंचेंगे और उससे काफी ज्यादा क्लाइमेटिक लॉस होगा। तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन को बनाया है जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रही है क्लाइमेट और इकोलॉजिकल इमरजेंसी को एड्रेस करते हुए। ये क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफिस जो हैं जो कि इनएविटेबल हो गए हैं, तो ये कंट्री चाहती है कि रिसोर्स डिप्लीशन होने से पहले हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लें। जैसा कि आपने देखा कि लिथियम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, एक सॉफ्ट और लचरस मेटल है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है चिली के आसपास मिलता है। अगर आप देखेंगे सॉल्ट वाटर्स है चिली के आसपास, यहाँ पे एक वास्ट डेजर्ट है एंडीज माउंटेन्स की, वहाँ पे ये मेटल जो है मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो चिली का एरिया हो गया और ये पूरा एंडीज माउंटेन का पार्ट है, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लिथियम आयन
का जो खजाना है या फिर उनका जो डिपॉजिट्स है वो मिलेगा। अब इसके चलते क्योंकि डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है अब माइनिंग काफ़ी चल रही है, तो चिली भी चाह रहा है कि हम इस माइनिंग को ठीक से रेगुलेट करें जिससे कि माइनिंग जो है वो सस्टेनेबल हो पाए। चलते हैं 528 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टैकल चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए वर्ल्ड की कौन कौन सी एजेंसीज या वर्ल्ड की कौन कौन से ग्रुपिंग्स बनी हैं? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव, ब्लू डॉट नेटवर्क BDN, ग्लोबल गेटवे। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखिए तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है, बिल्ड बैक, बेटर नेटवर्क, ब्लू डॉट नेटवर्क, ग्लोबल गेटवे। तीनों आप देखेंगे तीनों ही फॉर्म किए गए हैं चाइना के BRI को केटर करने के लिए या टैकल करने के लिए। अब लगभग देखा गया है आपने कि जो चाइना बेस्ड थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि इन्वेस्टमेंट जो है चाइना में लगभग 5% गिर गई है। क्यों? क्योंकि एक तो B3 इनिशिएटिव आया जिसमें G7 कंट्रीज ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को इनिशिएट किया और उन्होंने कहा कि अब हम इस तरह से एक G7 जो समिट है वो हम BRI के काउंटर में बनाएंगे, यानी जो कंट्रीज हैं वो काउंटर में काम करेंगी। फिर ब्लू डॉट नेटवर्क आया, ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया और आइडिया बस यही था कि एक सिविल सोसाइटी को प्रमोट किया जा सके, हाई क्वालिटी और ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा सके। इसी तरह से यूरोप का एक ग्लोबल गेटवे आता है जो ब्रसेल्स ने सजेस्ट किया और कहता है कि EU की जो पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ EU पॉलिसी है, उसमें एक्शन और स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाया जाए कि वो अल्टरनेटिव लेके आए BRI का। तो देखिए पूरा वर्ड जो है वो BRI के अगेंस्ट किस तरह से खड़ा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू MLAT, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज। Recently, Government of India entered MLAT with Government of Poland in crime matters. Ministry of External Affairs is a nodal agency for MLAT. MLATs have legal basis as per Criminal Procedure Code of India. आपको बताना है which of the following is correct, इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए 1 and 3 आर करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बेसिकली नहीं जाएगी। यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स आपने देखा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए और क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं? जो बायलैटरल ट्रीटीज हम साइन करते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, कंट्री टू कंट्री। इससे क्या होगा कि आप एविडेंसेस को एक्सचेंज कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे जिस भी कंट्री के साथ आपने साइन किया। तो क्योंकि ये बात करता है क्राइम की, तो फिर आपको भी पता होना चाहिए होम मिनिस्ट्री जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और सेंट्रल अथॉरिटी है जिससे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल लॉ मैटर्स साइन किया जाता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे रॉन्ग है, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं रमन्ना काली टेम्पल, इसको इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इंडोनेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपने देखा होगा बांग्लादेश जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे। तो काली टेम्पल कहाँ है? रामना, ढाका में है। ये लैंडमार्क बना है सूर्यवर्दी उद्यान का है, फॉर्मर रमना रेस कोर्स के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया रमना काली टेम्पल। इनॉग्रेशन जो है वो रमना कालीबारी के साथ कोइंसाइड किया। ठीक है, मतलब जो रमना कालीबारी का जो कोइंसिडेंस है वो 50th एनिवर्सरी के साथ हुआ विक्ट्री ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको याद होगा 1971 में बांग्लादेश जो है उसने विक्टोरियस इमर्ज हुआ, ईस्ट पाकिस्तान से निकल के या ईस्ट पाकिस्तान को बदल के नया बांग्लादेश बना। तो उस हिसाब से हमारे रिश्ते भी अच्छे हुए और आपको पता है एक लंबा कल्चर है बांग्लादेश का हमारे बंगालीज के साथ, ईस्ट और वेस्ट बंगाल का जो सिनेरियो है। तो इसी के चलते रमना कालीबाड़ी जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। यहाँ पे रमना काली टेम्पल को एस्टैब्लिश किया गया और अल्टीमेटली बायलैटरल रिलेशंस को एक नई तरह ले जाया गया। अब इस टेम्पल का देखो 1971 की वॉर से क्या लेना देना था। ये 1971 की वॉर में इसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऑपरेशन सर्चलाइट के टाइम पे डिस्ट्रॉय किया था। ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या था? उस समय जितने भी वेस्ट पाकिस्तान विरोधी लोग थे, ऐसे जो भी बांग्लादेश में रह रहे या तब के ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे बंगाली मुस्लिम्स थे, जो वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत को या वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट ये ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था। एक ब्रूटल क्रैकडाउन था, कहा जाता है उससे जिनोसाइड हुआ। बांग्लादेश की वॉर ऑफ लिबरेशन भी इसी ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद आई, क्योंकि सर्चलाइट के बाद इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, अब मैटर जो है हाथ से निकल चुका है, अब हमें बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की मदद की और जिस तरह से उनकी फोर्सेस जो हैं वो लड़ी पाकिस्तानी फोर्सेस से। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गए होंगे टॉपिक्स। इस तरह से आपने देखा, हम 10-10 क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे। करंट अफेयर्स हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।